अनकरीब इस मुल्क में एक नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। जिसने 4 साल इस मुल्क में हुकूमत की, उसमें मुश्किल वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं। यहाँ आए दिन वज़ीर आज़म बदलते हो, मुल्क बदरी होती हो, तो कैसे चलेगा मुल्क। अगर अब भी हमने सबक न सीखा तो अल्लामा इकबाल ने कहा था तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। नैब केसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत जारी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ नवाज शरीफ के खिलाफ ना चार्जशीट जो चार्ज है वो सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। इन अदालती ऑब्जर्वेशन से कता नज़र ये तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ की तमाम कानूनी रुकावटें अगले माह इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले ही दूर हो जाएंगी, लेकिन सियासी मुश्किलात बहरहाल मौजूद रहेंगी, जिसकी वजह से अभी तक इलेक्शन में ताख़ीर की क़यास आराइयाँ ख़त्म नहीं हो सकी हैं। कहा जा रहा है कि मुआशी बहाली का अमल रुकने और PTI की इंतखाबी क़ुव्वत में नुमायाँ कमी ना होने के बाइस इलेक्शन का इनेकाद अगस्त तक मौखिर हो सकता है। इस अफवाह को आज PTI ने मज़ीद हवा दी और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंतशार की आड़ में इलेक्शन से फ़रार की ताक में है। लेकिन क्या वाज़े अदालती हुक्म की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन होगा, और क्या इस क़यास आराइयों को जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं उसको कोई सियासी हिमायत भी हासिल है। नून लीग वाज़े कर चुकी है कि मसाइल के हल के लिए उन्हें वाज़े अक्सरियत चाहिए, जबकि दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने कौमी हुकूमत की पेशगोई की है। इसी वजह आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के सियासी बयानात से दूरी इख्तियार करते हुए अमलियत पसंदी का कहा है और यह भी कहा है कि शायद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बन सके। क्या ये सूरत हाल नून लीग को भी कबूल होगी? दूसरी तरफ PTI की ख्वाहिश है कि ओपन ट्रायल के लिए चेयरमैन PTI को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाए, जहां वर्कर्स की जानिब से बड़ा इस्तकबाल हो, इलेक्शन मुहिम चले और पार्टी वर्कर्स को उम्मीद मिले। क्या ये ख्वाहिश पूरी होगी? इसके अलावा अलकादर केस में भी नैब तफ्तीश के हवाले से अहम खबरें हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे। आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। एक दिन पहले हमारी दी हुई खबर दुरुस्त साबित होने जा रही है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट की थी जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत कुछ अहम ऑर्डिनेंसेस ला रही है जो बहुत जल्द सदर के पास मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, और देखना यह होगा कि सदर क्या करते हैं और कहाँ खड़े हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर अली असराना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। हसनात मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। चारों अफराद आप जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आमिर साहब, ज़रा मैं आपसे इस बात का गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा जो सोहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिख दिया है, और अब एक ज़ाहिर है उसके अलावा भी एक अफवाह साजी का बाजार भी गर्म है मुल्क के अंदर। वो कि मेरा अपना मानना है, मेरा ये ख्याल है और मेरी मालूमात भी है कि अभी तक इंतखाबात वही हैं जो तारीख तय हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि भाई बीवी से बात कर लें, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई प्रोपेगेंडा ना करें। लेकिन मेरी भी मालूमात ये कि अभी तक इंतखाबात वही है। लेकिन अब चूँकि इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये तक बात की जा रही है कि जी माशी बहाली का भी मसला है, PTI के भी इशूज़ हैं, सारी ये चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपको क्या लगता है, अफवाहों में कोई हकीकत है? ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो सोहेल वड़ाइच साहब देखें, आप इंफॉर्मेशन में वो ट्वीट करें कि जी सेनेट मुलतवी होगा और आर्डीनेंस आएंगे, और मैं ये देखूं कि जुमे वाले दिन सदर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। क्या उन्हें प्रेशर में लाने के लिए की जा रही है कि आर्डीनेंसों में वो रुकावट तो नहीं बनेंगे? करने तो हैं, लेकिन काजी फ़ायदी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बराह रास्त नहीं मिला हुआ। हसनात मलिक साहब बैठे हुए हैं, ये मिलते भी हैं, सारे जजों से मिलते हैं, लेकिन मैं रीड करता हूँ उनको बाहर बैठ के, उनकी गुफ्तगू और उनके कंडक्ट को। अगर वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के सामने डट के खड़े हो सकते हैं और अकेले नहीं अपनी वाइफ के साथ रेफरेंस लड़ते हैं और जीतते हैं, तो उन्होंने जो बार बार बात कही कि 8 फरवरी इसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो वो चेंज होने नहीं देंगे। अब ख्वाब देखें, हकीकत देखें, इलेक्शन हारें या जीतें, मुझे बिल्कुल यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में किसी का साथ नहीं देंगे। आप जोर लगा लें, PTI हारे जीते, नून जीते हारे, पीपल्स पार्टी जीते हारे, ये जो मर्जी कर लें ना, तो इस तरह की नेशनल गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट हो सकता है कि किसी एक को लाके आप लॉन्च करके बिठा देंगे और वो भी कबूल कर लेगा। मतलब ये जो है ना अपनी रेटिंग की बात कर रहे हैं कि मियां साहब को अगर बिठा दिया ये जो रेटिंग की कहानी है ना, इसमें कोई लीडर नहीं आएगा। आप यकीन मान लें कि वो कोई कौमी हुकूमत हो ही नहीं सकती जिसमें PTI शामिल नहीं होगी, पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, PMLN शामिल ना हो और सारे हो। मुझे बांग्लादेश मॉडल आपके और हमारे सामने नहीं है। क्या चला था वहाँ पे जब सारों ने बनाई थी, तो आज क्या हो रहा है वहाँ पे?
नहीं हो सकता। यहाँ फ़ौज हुक्मरानी बराह रास्त कर चुकी है। अगर इतनी अच्छी होती कि अकेली फ़ौज कर सकती तो 3 दफ़ा मुल्क ठीक हो चुका होता। नहीं होता। ठीक है, ये सब के मिल के चलने से होगा। और हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ ये तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को कंसेशंस दें कि रास्ता दें, रास्ता लें। लेकिन दो चीज़ें ना, दो सूरतें। एक तो अभी आपने बात की, दो सूरतें। एक तो इसमें यह है कि ख्वाब देखना, तज्जिया करना, अंदाज़े लगाना एक बात होती है। एक चीज़ होती है कि आप ख़बर शेयर कर रहे होते हैं और वो ख़बर जो है वो उस तरह होना शुरू हो रही होती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम मैं आपकी बात को बुनियाद बना के ज़रा हसनाद आपकी तरफ लेके आता हूँ। इन्होंने कहा कि ज़ाहिर है आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जानते हैं। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि यहाँ तक बात की जा रही है कि अगर ऐसा हो गया, डिले हो गया, तो 2 जमातें जो हैं वो शायद अग्री कर लें। मैं शाह साहब से पूछूंगा, अभी शाह साहब बैठे हैं, इधर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अगर वो जमातें कर भी लें तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह जो है वॉक ओवर दे देगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़े कह चुकी है और यही इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिटर्मिन है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। और ये अभी तक कोई चांस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के इंडोर्समेंट के बगैर तो मार्शल लॉ भी नहीं जो है वो चल सकता। तो इलेक्शन डिले तो बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ इस वक्त तो वो उलझाओ, वहाँ इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स चल रही है, या जिस तरीके से एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ा समझ रहे हैं कि इंटरनल कुछ जो है वो रिफॉर्म की जाए। जिस तरह उन्होंने अपने इख्तियारात को तकसीम, यानी एक उसमें डिस्क्रिशन ख़त्म की, एक कमेटी बनाई, इसी तरह अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया है, जज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू की हुई है। तो वो तो वहाँ उनका उलझाव है और उनका ज़्यादा फोकस इस वक्त उस मामले में है। और दूसरा जनरल मुशर्रफ का मामला है और एक और फार्मर DGISI हैं, उनके हवाले से हैं। मौजूदा हालात के हवाले से उनका एक ही मामला है कि इलेक्शन होंगे, पत्थर पे लकीर है। इसके अलावा इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि जो अथर मिनुल्लाह साहब का नोट था इजाफी, उसके अंदर तो जो इलेक्शन अब तक डिले हो गया है उसके ऊपर भी जो जिम्मेदारान है उन पर कार्रवाई का जो है वो इशारा मिलता है हमें। तो ये तो फिर और फर्दर डिले की बात। उन्होंने ये पहले जो ताख़ीर की है, उन्होंने एक नया कंसेप्ट जो अमूमन इस चीज़ को इग्नोर किया जाता रहा, आर्टिकल 212 के तहत डैमेजेस लोग उन लोगों के ख़िलाफ़ करें जिन्होंने इलेक्शन डिले किया हो। और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, इवन सदर पाकिस्तान, तो सबका उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो लोग जो हैं, जो 12 करोड़ वोटर हैं, वो डैमेजेस फाइल कर सकते हैं। उनकी लीगल रेमेडी है। वो एक अलहदा मामला है, लेकिन वो एक एकेडमिक इस वक्त तक डिस्कशन, क्योंकि एक जज का ओपिनियन है। वो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जुडिशल आर्डर है, बाइंडिंग है, वो एडिशनल नोट है। जी बिल्कुल। वो अच्छा, लेकिन मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी देखते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट हडल बनेगी बड़ी, अगर जमातें एग्री भी कर लें आज के इलेक्शन आगे जाना है या चला जाए कोई बात नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट एक दीवार होगी उनके साथ। मेरा ख्याल है इस वक्त इलेक्शन जो है वो अगर डिले नून लीग क्यों चाहेगी? जब नहीं, मैं सब पार्टियों की बात नहीं कर रहा, आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक तो यही लग रहा है कि ये अलग बात है कि इलेक्शन कैसा हो, ये चैलेंज है चीफ जस्टिस के लिए। क्या वो इलेक्शन हो जो 2018 में हुआ, इलेक्शन कैसा हो, ये तो उसकी बात। साकिब निसार साहब के दौर में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन होगा, रिप्ले होगा, या इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन कानून के मुताबिक होगा इलेक्शन? ये बात की बात है, इलेक्शन कब होगा ये पहले की बात है। इस वक्त तो कब होगा पे सवाल। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है नवंबर अगले साल, और अगर वो अपने दौर में इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाते तो फिर उसी उनमें और साकिब निसार साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके शाह साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो एक बात की जा रही है शायद 2 बड़ी जमातों का एतराज़ ना हो, उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ ही इशारा है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी जो है वो इस पर कुछ है कि इलेक्शन आगे चले जाएं या नहीं? आप लोग डिटर्मिन है कि टाइम पे होने चाहिए, एक। और दूसरा, आज आपकी वो एक बयान भी मैं देख रहा था, आपने कहा कि हमने हमेशा मुफाहमत की लेकिन हमारे साथ हमेशा मुनाफकत हुई। ये किसने की है आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़े है और सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्शन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। हम तो 90 डेज़ में इलेक्शन चाहते थे, लेकिन फिर ये जो सेंसस के बाद डीलिमिटेशन था, तो चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब कई दफ़ा कह चुके हैं चले 100 डेज़ 120 डेज़ हो जाएं, या अब चले डेट आ गई 8 फरवरी की, तो हम तो बिल्कुल उसके साथ हैं। और मैं दोनों सीनियर हमारे दोस्त हैं, आमिर साहब भी और सनात साहब भी, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जिन्होंने यहाँ तक
पाबंदी लगाई हुई है कि कोई इस पे भी डिस्कस ना करे इफ़ और बर्ड्स पे कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो कैसे इजाज़त दे देंगे कि वो इलेक्शन को और डिले कर दिया जाए? मैं नहीं समझता। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम बहुत पुरुमीद हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो 8 फरवरी से आगे इलेक्शन को नहीं जाने देंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई और भी नहीं चाहता। ये ऐसे ही क्यास आराइयाँ और दीगर चीज़ें हैं। लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पूछा है तो हमारा बिल्कुल वाज़ेह है कि हम 8 फरवरी से और ज़्यादा डिले जो है उसकी कभी भी हम लोगों की तरफ से कोई हामी या वो नहीं होगा। हम तो चाहते हैं आपके ख्याल में शाह साहब ये हो जाए, इससे जब पहले देखिए हो जाए नून तो लीग की तरफ से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि वो इलेक्शन फिलहाल यही इशारे मिल रहे हैं कि डिले नहीं चाहते, बयानात उनको सवालात का भी सामना हो रहा है। आमिर साहब के पास भी बहुत खबरें होती हैं उनसे मुताल्लिक, लेकिन आप भी कह रहे हैं नहीं चाहते, तो फिर ये बेपर की क्यों उड़ाई जा रही है? क्यों इलेक्शन से पहले जो है इस मामले को उठाकर जो है वो इंतखाबी अमल को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है? आपके ख्याल में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप पीछे चले जाएं माजी में 2008 में भी यही था कि इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कौमी गवर्नमेंट बनेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2013 में भी वही था, 2018 में भी इसी तरह की इश्यूज़ थे। इस दफ़ा सिर्फ ये ज़रूर हुआ है कि वो जो एक प्रोसेस था 3 महीने वाला या 60 दिन और 90 दिन, उससे कुछ ये बढ़ गया है, जिसकी भी आइनी वजह बताई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन को ये डेट दे देनी चाहिए थी पहले ही, लेकिन अब तो चीफ जस्टिस साहब की उसमें उनकी लिहाज से ये डेट आई है। मैं नहीं समझता कि इसको आगे होना चाहिए और ना ही होगी, तो हमें तो इस पर फर्म रहना चाहिए। और हम तो पूरी तैयारी में हैं। पीपल्स पार्टी ही आप देख रहे हैं कि मैदान में है, हम जलसे भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ताकि तो आपकी तैयारी पूरी, आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी भी तैयार है, पीएमएलएन की तरफ से भी बज़ाहिर बयानात से ये वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, लेकिन पीछे से जो बात हो रही है कि इलेक्शन पर जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वहाँ क्या मकसद है इस बात का, ये बड़ा समझना ज़रूरी है, या जो भी सूरत हाल है। मुझे अज़हर साहब बताइएगा, पीटीआई ने ही इलेक्शन की जो इल्तवा है उसकी अफवाहों को जो है ना उसका इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन इल्तवा का। ये मुझे बताएं कि आप लोगों की क्या इस वक्त हिकमत अमली है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कोई वजह तो नहीं रह जाती, आपको भी लगता है इलेक्शन डिले हो रहा है? आदिल, देखें, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला पहले नहीं था 14 अपना मई का, 30 अप्रैल का, उस पर अमल दरामद हो गया? क्या जिन्होंने इलेक्शन उस वक्त नहीं कराए, क्या उनको कोई तौहीन अदालत में सजाएं होगी हैं? और ये जो फैसला 8 फरवरी का है, ये फैसला क्या है? ये तो देखे ना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा है। ये तो आपके पसंदीदा बंदियाल साहब उस वक्त जज लगे हुए थे ना, इस दफा तो काजी फाइज ईसा साहब हैं। इतना आसान थोड़ी होगा कि फैसला कर लें और आप घर ही बैठे रहें। देखिए, मैं बताऊं आपको, सवाल किसी पसंदीदा का इशू नहीं है, सवाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सेटिस्फाइड हो गया होता है ना, तो फिर बात थी, वो तो नजर आ रहा है। और ये जहां तक जो बात है ना, ये बात बड़ी बात है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड आपके सामने है। जब तक इमरान खान किसी और केस में, देखिए जहां तक तोशा खाना है, तोशा खाना में इमरान खान ने मेरिट पे बरी हो जाना है, उसके बाद केस कोई नहीं है उसको अंदर रखने के लिए, नाहली सिर्फ उसी के अंदर है, बाकी नाहली कोई है नहीं इसके पास। तो वो बुनियादी तौर पर जब तक इमरान खान नाहल नहीं रहते, जेल में नहीं रहते, तब तक तो इलेक्शन नहीं करवाना। और दूसरी बात बड़ी, तो आप लोगों की ये पार्टी में डिस्कशन हो रही है, ये आप लोग फर्म है, कंफर्म्ड है आप लोगों के इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे? सर्टेन है आपको यहाँ पार्टी का जहां तक अपना है, वो बड़ी डिस्कशन, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है। उनमें उनका जो बयानिया है, वो जो बात सामने है, बड़ी वजाहत के साथ आ जाएगी। लेकिन मैं एक आपके सामने जो बात रखना, मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ ना, उसको समझें आप। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक कोई आपने क्या नजर आ रहा है आपको? मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं मौसम ठीक नहीं होना, और अपना, मैं तो नहीं कह रहा, अखबारों में छप रहा है ना कि टीओबी के जनाब दहशतगर्दी के खतरात है या हालात कुछ ऐसे हैं। वो बुनियादी तौर पर एक बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन से दूर रखना है, इमरान खान को दूर रखना है, या इतना खौफ व हरास पैदा इतना कर देना है कि मैदान में अगर उतरे भी ना, तो नाम का एक इलेक्शन हो फिल करने के लिए, बाकी वो एक्चुअली इलेक्शन ना हो। अब जरा समझने वाली बात है, अगर इलेक्शन कराना था तो जस्टिस अतहर का नोट पढ़ लें, उन्होंने तो कह दिया कि 90 दिन में आपने इलेक्शन नहीं कराए, और जो निगरान हुकूमत इस वक्त चल रही है गैर कानूनी तौर पर, यहाँ तो हालत तो ये बताएं आपके पास इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, सिवाय इस बात की कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खान साहब को पेश करना चाहते हैं, जाहिर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं आप लोग कि भाई वहाँ वो पेश हों, हेडलाइंस बने,
ये सब कुछ हो। आप क्योंकि PMLN कहती है हम सादा अक्सरियत लेंगे, पीपल्स पार्टी कहती है कौमी हुकूमत बनेगी, आप लोगों की क्या स्टैंडिंग है इस मामले में? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, फैसले तो जिन्होंने करने हैं, जिस पावर कॉरिडोर में फैसले होने हैं, बज़ाहिर लग तो हो ही रहा है कि उस पर अमल दरामद होना है और उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजें सारी लाइन पे जा रही हैं। असूल था कि तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए था, मिसाके पाकिस्तान करना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था ना, तमाम सियासी जमातों को कंडेम करना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को बाकायदा कंडेम किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी सियासी जमातों का वो तो इस चक्कर में है कि किसी ना किसी तरह से PTI नजर ना आए, लेकिन आप को पता है कि वोट बैंक PTI का। और यहाँ सर मसला ये है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोगों के साथ कोई सियासी जमात इनिशिएट करती है, आप कहते हैं NRO मांग रहे हैं, जब आप उनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं तो वो जमातें आपसे कहती हैं कि सियासी गुफ्तगू करें, आप लोग उनसे जो है वो एक इस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं जिसमें आपकी डोमिनेंस होती है। फिर उसके बाद आप उन्हें चोर डाकू कहते हैं, वो फिर चोर डाकू आपसे दूर भागते हैं, आप कहते हैं डायलॉग करें। फिर आपके दौर में होने वाला जो लोगों पे ज्यादती है वो सुने तो ना, अजहर साहब सवाल तो सुन लें। अगर आपके दौर में होने वाली जो ज्यादती है, जब लोग उस पर आवाज उठाते हैं कि ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन थी, आप कहते हैं ये तो इन पे केसेस हैं, आपके केसेस की बात हो आप कहते हैं कि यार ये बनाए गए। तो इस तरह तो नहीं, आप भी जानते हैं इस मुल्क में पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आपको एक माहौल भी बनाना है और तमाम जमातें एक प्रोसेस से गुजरी हैं। इन तमाम जमातों का एक माजी है, ये नहीं है कि इनका माजी नहीं है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेती रही हैं अपने अपने टाइम पर, लेकिन किसी स्टेज पर तो ये जाके चीज रुकनी थी, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं रुकती दिखाई दी कि आपने कहा कि हम पारसा हैं, ये सारे करप्ट हैं। अदर साहब मैं आपके पास दोबारा आता हूं, जरा मैं आमिर साहब से इसका जवाब लूं। आमिर साहब जी अदर साहब एक मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैंने आमिर साहब इधर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कराने, साफ शफाफ इलेक्शन कराने पे इकट्ठी नहीं हो? ये तो इकट्ठी हो ही नहीं दे। हम क्या कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने पे लेवल प्लेइंग फील्ड पे सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो, एक डिमांड करें। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं ऐसा हो रहा ना। हम कौन सा कह रहे हैं NRO, कोई NRO की बात नहीं हो रही इस वक्त। इस वक्त बात हो रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तमाम सियासी पूरा इसके अलावा कोई डिमांड। ठीक है, ओके फाइन। आमिर साहब आपको साइफर केस में तो आपको पता है कि खान साहब को बुलाया गया है कि वहां पर अदालत ने, खुसूसी अदालत ने कहा उनको पेश किया जाए, आपको लगता है उन्हें पेश किया जाएगा? अब लगता या नहीं है, सुबह पता चल जाएगा। पेश तो नहीं, पेश तो उन्हें करना है। रास्ता क्या होगा ये आप और हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आया कि उनको रोका जा रहा है या उनको जेल से कोई वीडियो लिंक दिया जाएगा। तो फिर वीडियो लिंक दिया जाएगा तो फिर वो उमर फारूक ज़हूर वो बैठे हुए हैं ना दुबई में, वो भी तो कह रहे हैं ना कि मैं भी लिंक पे आपके पास अवेलेबल हूँ, मुझे भी ले लें। वो जहाज़ों पे तो आते जाते हैं स्पेशल, लेकिन वो इसके लिए वीडियो लिंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें अभी सारी मौजूद हैं कि एविडेंस आने हैं। मैं ज़रा मोहतरम हमारे बैठे हैं यूके में शायद अजहर साहब, हाँ यूके में है ना, मुझे ये बताएं ये जो 14 मई वाला जो फैसला है जिस पे वो चीफ जस्टिस साहब कहा करते थे आइन ने दस्तक दी है, ये जब इनकी ज़ात की बात आती है तो तलाल चौधरी 5 साल के लिए नाअहल, निहाल हाशमी 5 साल के लिए नाअहल, 1 साल के लिए अंदर, और ये दानियाल अजीज़ 5 साल के लिए नाअहल। ये सारी ताकत इन्होंने अपनी ज़ात के लिए रखी हुई है, ये आइन के लिए क्यों नहीं की इस्तेमाल? 27 सफ़े में क्या लिखा है? ये मैंने और आपने सज़ा देनी है किसी को तौहीन अदालत की? मतलब ये कहानियां हमारे लिए रह गई हैं कि अदर सिद्दीक साहब लंदन से ये बात कर दें कि जी वो भाई वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने क्यों नहीं किया इख्तियार इस्तेमाल, और आखिरी दिन क्यों जाते हुए फैसले देते हैं? मंडियाल साहब की बात कर रहे हैं, मैं वही तो बोला इनको नहीं कि भाई ये कहानियां हमें ना सुनाए। वो जो कह रहे थे आइन दस्तक दे रहा है, अरे भाई आइन दस्तक दे रहा है तो एक पुलिस अफसर की पोस्टिंग के लिए क्यों सुओ मोटो उठाया? फैसला लेते, हाई कोर्ट्स को काम करने देते के लिए लाहौर नहीं, हाई कोर्ट्स को काम करने देते, केपी वाली भी करने देते, पेशावर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट को भी काम करने देते जहां पे केस लग रहा था उस वक्त। ये थी नहीं सर, मैं आपकी बात में नहीं बोला, प्लीज मुझे बात कर लेने दें। ये कहानियां हमें ना सुनाएं। आज अगर चीफ जस्टिस ने दिया है तो उन्होंने 10 दफा ये कहा है, सदर साहब मुझे बताएं आप इसको मान रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे इलेक्शन की डेट है, सदर के ऑर्डर पे नहीं है, ये आप पढ़ लें जाके, इलेक्शन एक्ट के तहत डेट आई है, ठीक है ये बात है। लेकिन एक चीज है कि उन्होंने ये अपने फैसले में ये इशारा मिला कि अगर सदर चाहते तो तारीख दे सकते थे। मैं वो दोनों तरह से बातें हुई कि इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी, उनको भी देनी चाहिए थी, और अगर ये बात गलत थी तो किसी ने चैलेंज किया कि आइन में से इलेक्शन कमीशन को तो आपने 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन की वजह से स्पेस दिया हुआ था ना कि वो ये काम करके आपको तारीख कानून ने पार्लियामेंट
पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और इख्तियार जो सदर के पास मौजूद था उसको बदल दिया, तो क्या किसी ने चैलेंज किया? ये भी सुप्रीम कोर्ट में साथ ही आया। इन्हीं मोहतरम जजों ने, अत्तर मिनल्ला साहब और चीफ जस्टिस ने उठाया। अब जो फैसला आ चुका है ना, हम उस पर जाएंगे। अभी इरफान सिद्दीकी ने भी ट्वीट किया है कि जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इरफान सिद्दीकी और सोहेल वड़ाई की चल रही है आजकल, तो उन्होंने उसका जवाब दिया दोनों बड़ी जमातों हम नहीं मानेंगे इस बात को। शाह साहब ने भी बोला, जाहिर है ये भी जरदारी साहब से क्लोज हैं, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से क्लोज हैं, ये भी कह रहे हैं हमारा कोई प्लान नहीं। आप इरफान सिद्दीकी साहब का कह रहे हैं, वो मियां साहब से बहुत क्लोज हैं, इसका मतलब PMLN की तरफ से कोई नहीं। तो ये बात क्यों बार बार की जा रही है और किस जी अजहर साहब आप कोई बात करना चाह रहे थे, मुकम्मल कीजिएगा, मैंने हसनात साहब की तरफ जाना। बता दूं ना, आमिर हमारे भाई हैं, लेकिन आइन और कानून वकील का काम है समझना। देखें, नाहली जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है आइन के अंदर, तो तौहीन अदालत में 5 साल की नाहली है, ये आइन ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, और अदालतों ने फैसला और अमल दरामद हुए। इसी तरह नवाज की जो नाहली है वो ताहियात नाहली है, ये मैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। जहां तक इलेक्शन कराने की बात है ना भाई, क्या मतलब है, चीफ जस्टिस ने लेना चाहिए सारा कुछ, हमारी अदालतों को खुद नहीं सोचना, फैसला उनका नहीं माना जा रहा। और कमाल की बात ये कह रहे हैं सेक्शन 57, जस्टिस दरमिला का नोट पढ़ लें, सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है, ये सदर पाकिस्तान को तारीख देने का इख्तियार था, और हर कोई आपके सामने कहता रहा। अगर आपको तारीख तौर पर जी सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट मानी है जो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पेश किया, और उसके वो जो फैसले की बात कर रहे हैं उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? वहाँ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, अदर पुराने फैसले की बात बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे बात बड़ी सीधी सी है, आपने आइन तोड़ा है, कोई शक नहीं। 90 दिन से ज्यादा अपने निगरान हुकूमतें नहीं चल सकती, इलेक्शन नहीं डिले। जस्टिस अतर मिलना का जो नोट है ना, वो एक्चुअली सुप्रीम सर वो तो हमने कर ली ना बात। अब आप अजहर साहब मेरी बात सुने, गुजारिश सुने ना। आप देखिए एयर टाइम हमारे पास जितना है, हमने दोबारा वो बात रिपीट तो नहीं करनी, हमने बात कर ली। उनका एडिशनल नोट एग्जिस्ट करता है, वो ये कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है उसके अंदर। एक PMLN से गलती ये होती है कि वो फैसला आधा पढ़ के मिठाई तकसीम कर देती है, लेकिन आप लोगों से ये गलती होती है कि आप जो है वो जजेस के ऊपर पूरी कैंपेन हक में चला देते हैं, एंड में पता चलता है फैसला आपके हक में नहीं हो रहा या चीजें आपके फेवर में जा रही, फिर आपको उनके खिलाफ ट्रेंडिंग करानी पड़ जाती है। अब आप लोगों ने आइन और कानून का वो कह दिया था, पासदार कह दिया था बंदियाल साहब को, एंड में कहा बंदियाल साहब जो है वो सारा तबाह करके चले गए। ना मैंने आईनी क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं, आप बताएं। देखिए ये अब PTI को देखना होगा कि ट्रेंड बनाने से पहले सोचें कि फैसला हक में आएगा। इसके अलावा देखें ना, इनकी जो स्ट्रेटजी रही है, आप देखें जिस दिन से जो ही नो कॉन्फिडेंस का एक आईनी प्रोसेस था, उसके बाद क्या इन्होंने असम्बली छोड़ के आ गए, फिर इसके बाद पंजाब असम्बली ख़त्म, KP असम्बली ख़त्म, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, मोस्ट सेंसिटिव इशू। जब आप रियासत के साथ लड़के आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, अपनी अदाओं पे भी गौर करें। और अदर भाई जो हैं वो समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस काजी फैसल ने जिस दिन ओहदा संभाला, उस दिन से ट्रोल उनके खिलाफ अटैक किया जा रहा है। जिस दिन से ओहदा संभाला, चीफ जस्टिस बने, तो मखसूस लोग जो हैं वो, और जिनका जो अपने आप को PTI के बड़े यानी करीबी समझते हैं, और वो एक नहीं, मुझे तो, मैं आपको ऑनर कह रहा हूं, मुझे हालांकि बंदियाल साहब के बहुत सारे फैसलों से इख्तलाफ है, लेकिन मुझे उस दिन उनसे हमदर्दी हुई कि जिस दिन उन्होंने ओहदा छोड़ा, उनके भी खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि इससे ज्यादा और क्या वो फेवर कर सकते थे। उन्होंने कैसी तो कोशिश की है मामला, वही मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये क्या कल्चर है कि जो एक फैसला एक चीज गलत कर दें। शाह साहब चलें जरा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा, ये मसला तो अब क्लियर हो गया काफी हद तक, पीपल्स पार्टी और PMLN का बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। अभी इरफान सिद्दीकी साहब का भी हवाला दे दिया आमिर इलियास राना साहब ने कि वो भी गालिबन उनके कोई जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इस पर कोई बात की है। मुझे ये बताएं, ये जो कौमी हुकूमत की बात की है जरदारी साहब ने, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है, और क्या बिलावल साहब को भी अब खामोश करवा लिया गया इसी वजह से कि भाई हिस्सा बकदर जुस्सा, जितना हमारा साइज़ है हमें उसके मुताबिक अपनी सियासत करनी है, टू मच आगे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस नहीं करनी। और कौमी हुकूमत क्या मतलब, PMLN वाले कह रहे हैं क्योंकि आपको तो कोई वोट पड़ना ही नहीं है, यानी सीटें इतनी मिलनी नहीं है, तो आप तो ये कह सकते हैं हम तो सादा अक्सरियत ले लेंगे। शाह साहब। आदिल अब्बासी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था वो कोई 1.5 घंटे के लगभग था, लेकिन उसमें से 2-4 चीज़ों को निकाल के, और बड़ी माजरत के साथ मैं सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ कि फफे कुटनियों वाला काम शुरू कर दिया गया। अच्छा। बाप बेटे को लड़ाने की कोशिश कर ली गई,
और जी ये हुकूमत मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं शाह साहब, मैंने जिधर मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड तज्जिया, हाँ मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आपको जिम्मेदारी तो नहीं शाह जी सुने तो, मैं आपकी बात की हिमायत कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड दोस्तों ने पूछा ये लड़ाई क्या हो रही है, मैंने कहा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये जरदारी साहब की सियासत का अंदाज है और बिलावल साहब जो है वो अपनी सियासत, मैंने कहा कोई डिफरेंसेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में जब इकट्ठे तस्वीरें देखी तो मुझे वो घर मैंने वैसे टीवी पे भी एक जी शाह जी आ रही है बात करें, मैं बस वैसे बता रहा हूं, मुझे पता था कि कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। जी बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि मैं आपको अर्ज कर दूं ना, ये जो अभी आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, देखें उन्होंने कहा क्या है, और यही स्टांस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी रहा है कि हमने आइंदा वो वाली सियासत इख्तियार नहीं करनी जो लेग पुलिंग की है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की है और जिससे मुल्क डीस्टेबलाइज हो जाए। जिस तरह पीटीआई की वालों ने धरना सियासत शुरू की और बहुत सारी चीज़ें की, ऐसा नहीं हो। इलेक्शन अपनी जगह पे हर कोई लड़े, फिर जब सामने आते हैं तो अपोजिशन में भी एक तामीरी अपोजिशन हो कि जो असूली अपोजिशन हो, ये ना हो कि आप पहले दिन से लग जाएं कि जी इस हुकूमत को घर भेजना है, और जी अगर कोई बैन अल-अक़वामी कोई मायदा हो रहा है तो जी उसको फ़ौरन रुकवा दिया जाए कि जी ये गलत है और उसके खिलाफ शोर मचाना शुरू, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। हमने मुल्क के लिए सोचना है ताकि बेहतर वो ले, तो इसके लिए वो कौमी हुकूमत की बात नहीं थी, बात ये थी कि सब ने मिलकर बेहतर सिमत में जाना है। जरूरी नहीं है कि हुकूमत का तो सादा अक्सरियत पीएमएलएन को नहीं मिलने वाली है। सर किसी को भी जो नजर आ रहा है नहीं मिलने वाली, लेकिन मुझे एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं ये समझता हूं कि जिस तरह जो एक बड़ा चंक हम सिंध से लेके आ रहे हैं 50 के करीब का, इस तरह की किसी और के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर जगह पे आपके इल्म में है कि बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, फिर जनूबी पंजाब में हम अच्छी सीटें ले रहे हैं, सेंट्रल मुश्किल है, बलोचिस्तान में हम बहुत पुरुमीद तो सर ये जो 125 सीटें राणा साहब कह रहे हैं हम अकेले लेके आ जाएंगे, तो पंजाब में आपको लगता नहीं है कि उनको सीटें मिलेंगी, और किसको मिलेंगी अगर उन्हें नहीं मिलेंगी तो? सर यहाँ पे जितने लोग हम बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, आप समझते हैं कि 125 सीटें हैं पंजाब से पीएमएलएन की? नहीं, मुझे तो नहीं ये अगर आप में से कोई एक भी ये नहीं, किसी को नहीं लग रहा। वहां पे देखें बहुत इश्यूज हैं। अच्छा ठीक है मगर ये है कि कोई जी अच्छा जी अदर साहब क्विकली जरा कुछ आप बात करना चाह रहे हैं, मैंने आमिर साहब की तरफ जाना। अच्छा मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, हसनात भाई मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी सीधी सी बात है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का इख्तियार आइन ने दिया था, वो असम्बलिया तहलील की इलेक्शन नहीं कराए, इन्होंने 3 दिन पहले असम्बलिया क्यों तहलील की? कोई जवाब है इनके पास? तो देखे ना बात जरा समझिएगा ये बैठ के। और हम दूसरी जहां तक बात है, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, मैं शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, इनकी ज़बान नून लीग की। ये बताएं आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होने के बाद असम्बलियां क्यों तोड़ी थी? आप भी तो इंतजार कर सकते थे, या तो पहले तोड़ सकते थे या पेश होने से के वो करते। देखिए मेरे पास इसका जवाब बड़ा वाज़े है, मेरा ट्वीट आज भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। इमरान खान साहब अगर चाहते तो 27 तारीख को असम्बलियां तहलील कर सकते थे, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई 28 तारीख को। 27 तारीख को उन्होंने कौम के सामने अपना एक बयानिया रखा है, और वो बयानिया रखने के बाद अदालत ने क्या कहा है ये देखें, अदालत ने क्या कहा है आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर होने वाली मूव पर, आपके स्पीकर की मूव पर अदालत ने क्या कहा ये देखें। मैं जल्दी जरा जवाब देना, बिकॉज़ आपस में उलझ जाता है मसला। जी आपकी तरफ अच्छा मुझे फिर ऐसा करें, मुझे एक ब्रेक लेने दें ताकि आप तफसील से बात कर लें। मुझे ब्रेक लेने अभी मौके पे बड़ी क्विकली चलें जी। क्विकली ये है कि अगर इमरान खान साहब ये चाह रहे थे तो 30 को वजीरों के साथ आर्मी चीफ की मिन्नत क्यों की कि खुदा का वास्ता है पीडीएम से कहो अदम एतमाद वापस ले ले, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। ये मैंने खबर ब्रेक की थी 8 बजे की थी, ठीक है। ये दावा कर रहे हैं ना कि वो 27 को तोड़ सकते थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हो जाएगा, फिर बाद में मिन्नतें करते फिरते रहे। उसी मीर जाफर नॉट रेडी टू बिलीव दिस फैक्ट कि ये कामयाब हो जाएगा। मीर जाफर और मीर सादिक की गुफ्तगू कर रहे थे उनके बारे में। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शकूक शुबात पीटीआई में है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, और ख्वाहिश बज़ाहिर ये भी लग रही है कि अगले चीफ जस्टिस जो है उनके दौर में इलेक्शन हो और ये देखें एजाजुल हसन साहब का नाम। ये जी बड़ी बात कर दी आपने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद डिस्कशन करेंगे आपके।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले आमिर साहब आप बात करना चाहते हैं? मैं वो कह रहा था कि देखे जब इन्होंने तोड़ दी असेंबली का जब ऑफर की पीडीएम को, एक इन्होंने 4 अगस्त को की ऑफर रात को इस्टेब्लिशमेंट को, अपने आप को 5 को जब इनको सज़ा हो रही थी, इनको पता था सुबह सज़ा हो रही है, तो इन्हें पीडीएम याद आया। या पीडीएम याद आया था 30 मार्च को जब आर्मी चीफ को इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप उनसे कहें कि वो अदम एतमाद वापस ले लें, मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ। अगले दिन जनरल बाजवा बैठे और पूरी पीडीएम बैठी, उनके साथ डिस्कशन हुई और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि हमें ये ऑफर आई और हमने इनकार कर दिया कि अब इसको फेस करें। जब फेस करने का वक्त आया तो सूरी के जरिए वो चलवा दी जनाब के जनाब ये अदम एतमाद इलीगल है और साइफर आया है फलाना। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस की कि आप नहीं ये काम कर सकते हो, फिर वोटिंग से ये DC2 हुए प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये कौन सी आइन कानून की बात कर रहे हैं? कोई हम भूल गए हैं? तारीख को पुरानी है जी। अदर साहब अच्छा मैं बता, असल प्रॉब्लम ये है कि हम सच नहीं चाहते हैं। देखें ये तो ये मैंने नहीं कहा था, अंसार अब्बासी का कॉलम था, हारून रशीद ने कहा कि क्या हुआ अमरीकी आगे आज नहीं मिल रहे। आप अंदाजा लगाएं आपके मुल्क में जो इस काम अंसार अब्बासी कहां से आ गया? ओहो 30 को 8 बजे मैंने खबर ब्रेक की और अगले दिन मीटिंग हुई पीडीएम की और आर्मी चीफ की, उन्होंने फिर प्रेस रिलीज जारी की इसके ऊपर। यकीन नहीं करता ना आपने मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता। बड़ी सीधी सी बात है जी। मैं तो आपको ना मुझे बात करने दें। बड़ी सीधी सी देखें जी, तहरीक अदम एतमाद पैसे नहीं, मतलब हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें? आप वहां बैठ के जो मर्जी छोड़ दें तो हमें कहते हैं मैं यकीन नहीं करता। भाई ना करें आप। मान लिया आपका आमिर साहब, आपका मुस्लिम लीग नून से बहुत ताल्लुक है, मान लिया। मेरा है जी, मेरी तो हर एक से दोस्ती है। मुझे पता है आपका भी दुख, क्योंकि आपको लग गई मेरी बात, क्योंकि आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको नहीं फ्री करूंगा। आप मेरी खबर को चैलेंज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी गलत बयानियां करते हैं। मुझे भी सारा पता है। मुझे उनकी आपके हालात चले गए हैं खबरें देने के। अच्छा मेरा पता है कि कौन कहां से बोलता है। कमाल हो गई है आप। बड़ा फर्क है इस बात। एक बात खबर आई है 30 सर वो देखिए वो अपनी खबर का हवाला दे रहे हैं ना, उसमें हमें ये देखिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें लगी रहती हैं। अच्छा मुझे अदर साहब ये बताएं कि अलकादर केस में जो चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड दिया गया है, कुछ जराए से ये खबर आई है कि वो 190 मिलियन पाउंड का जो सारा मलबा है वो शहजाद अकबर साहब पर और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर डाल दिया गया है। मुझे ये बताइएगा कि क्या है इस सारा मामला, ये ऐसी कोई चीज़ हुई है कि आपकी क्या मालूमात? देखिए मैं एक बात बताऊं, बात ही करनी चाहिए हमें सच और हक के हवाले से। ये 27 मार्च को तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कर सकते थे। मैंने ट्वीट भी किया था, रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल, आप चेक कर लें। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असेंबली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है। ये कहना कि बैठकर भाई वो ठीक है, स्ट्रेटेजी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर दूसरी जहां तक बात है ना, बात करनी चाहिए हक और सच की। एक वो कह रहा है, एक वो कह रहा है, गलत। इन चीजों को छोड़ दें। बात बड़ी सीधी, इस मुल्क को कैसे लेके जाना है। इस मुल्क को 40 साल पहले पुराने बाबे चलाएंगे आगे, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। आप आकर बैठकर कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को? यानी एक बंदे के लिए आप रास्ता पैदा कर रहे हैं, आगे चुप करके सीटों पर बैठ जाए, आगे उसके लिए 125 सीटें की जा रही है। वो कह रहा है मैं लिख के दूंगा, मैं वजीर आज़म बनना चाहता हूँ। खुदारा इस मुल्क को वहां लेके जाए जहां ये मुल्क जाना चाहता है। सर ये देखिए मेरी बात सुने ना, मुझे ये बताएं कि जब हम ये देखते हैं कि जब आपका टाइम आता है तो उस वक्त जो है वो ये मुल्क पुराने बाबों से ही आपने चलवाया या ऐसे लोगों से चलवाया जिनका यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं था? ये तो रहने दें कि इस मुल्क में जो है वो कोई ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया जाता है कि जो बहुत कोई मेरिट को फॉलो किया जाता है। ये तो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे सामने वो इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर किसी ना किसी तरीके से जाएं, जो बड़ी एक रुकावट है वो अबूर करें। वो ये रुकावट है कि सियासी जमातों के लिए इलेक्शन ही जो है वो कोई सोल्यूशन हो सकता है। स्ट्रीट एजिटेशन या कोई वायलेंस किसी भी सूरत जो है वो किसी गवर्नमेंट के या किसी भी सियासी जमात के फेवर में नहीं हो सकती। अब मुझे जरा टॉपिक आगे ले जाना है। मुझे ये बताएं आमिर रियाज खान साहब, ये जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से आपके पास जी 190 पे जो देखें बड़ी सीधी सी बात है, केस 190 में पैसा आ गया है सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि वापस वफाकी हुकूमत के दे दिया। मैं नहीं उस बात से इत्तेफाक करता। बड़ी अब रह गया इस केस में नैब के लॉ को सारा इमरान खान ने क्या फायदा लिया, कोई बेनिफिट नहीं लिया। वो काबीना ने ये फैसला किया, काबीना के फैसलों को। मुझे ये बताइए, जो मैं जराए से बात कर रहा हूँ, इस पे कुछ है मालूमात आपके पास कि ऐसा कुछ हुआ है? इमरान साहब ने उधर शिफ्ट किया है, डाइवर्जन पे लगाया। इमरान खान साहब का पहले दिन से ये कहना था कि वो ये जो काम किया ये काबीना ने किया। अब काबीना में जो लोग हैं बात खत्म होगी, जो होंगे वो आए फेस करें इस बात को। और दूसरा, इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ, ये भी बताता चलूं मैं आपको, इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ। अच्छा चले, ये जो ऊपर से वो शहजाद अकबर साहब के साथ मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कोई अटैक उनके ऊपर हुआ है
वो भी जो है वो उस पर ट्वीट उनकी सामने आई है, सारा कुछ हुआ। आपके ख्याल में ये बताइएगा, ये जो एक लिहाज से वो इशारा दे रहे हैं, वो कहना उन्होंने पहले भी कहा था काबीना, और इस तरह की कोई खबर है आपके पास कि ये जो इमरान खान साहब ने कोई बयान दिया है कि शायद शहजाद अकबर से पूछें या किसी रिटायर्ड ऑफिसर से पूछें? देखें, ये अब अजहर साहब आधा सच बोलते हैं पूरा सच, या तो ये बोलें कि माजी में जो उस वक्त जो कुछ करती रही पीटीआई या अजहर साहब करते रहे, अब इनको सुप्रीम कोर्ट से भी एक नोटिस है, पहले तो ये जवाब दें कि वो जो एक सीरियस एलिगेशन इन पे है कि एक जज के खिलाफ कंपेन हुई, उसका ये हिस्सा रहे, और मेरा ख्याल है कि इनको उसका दिफा करना चाहिए पहले कि क्या मामला है और उसके पीछे क्या मरकज़। इन्होंने मेरे शो में उस दिन कहा कि वो ट्वीट सोशल मीडिया के किसी मेंबर ने किया इनके। देखें, इन पे वही मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के मेंबर, इसका मतलब है ट्वीट भी आपके जो बातें की थी उसमें कुछ हुआ आज तक? ये मेरे ट्वीट का आ गया है, जो बातें होती है। मैंने आपको कहा था ना वो क्या, और वो मुझे पता था इन्होंने यही कहा है कि अगर मेरी ट्वीट किसी ने कर दी है। जल्दी जरा कंप्लीट करिएगा। नहीं, देखिए बात यह है कि माजी में भी जो रोल था, चाहे तो माफ़ी मांगे अजहर भाई कि माजी में जो एजेंसीज का रोल रहा है और पीटीआई में और जनरल फैज़ का, वो भी गलत था, और जो कुछ करते रहे, चाहे वो मुशर्रफ के ट्रायल के बाद से लाहौर हाई कोर्ट में भी वो भी गलत थी, अब भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि माजी में सारी चीज़ें ठीक थी, अजहर भाई जो भी थे उसमें हिस्सा रहे, और अब कहेंगे गलत है। अच्छा, गलत हो रहा है सही हो रहा है, ये बताएं आप। अच्छा, मैं नहीं, लेकिन आप नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ जाने दें मुझे। नासिर शाह साहब, अब मुझे ये बताइएगा, ये जो इस वक्त लड़ाई है, बज़ाहिर जो माहौल है इस वक्त, वो आपको क्या लगता है कि हम ये जो ज़ाहिर आप लोगों की पार्टी की तरफ से भी कुछ एतराज़ात उठाए, आप बलोचिस्तान में बैठे में, आप भी कोयटा में, मुझे ये बताइएगा उधर तो इलेक्टेबल ज़्यादातर PMLN ले गई है, पीपल्स पार्टी के लिए भी उधर क्या पोटेंशियल बाकी है? ये देखें, बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे मोतबर दोस्त हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आए हैं और मुसलसल आ रहे हैं। PMLN में भी गए हैं, वो उनका अपनी मर्ज़ी है, और दूसरी दीगर पार्टीज़ में भी जाएंगे। लेकिन ये समझ लेना कि जी बिल्कुल कोई पीपल्स पार्टी में कोई भी नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, और अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए कुछ माह पहले, 11 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। बात ये, मैं एक तो काफ़ी चीज़ें सुन नहीं सका, डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रियासत मदीना बनाने वालों ने बहुत कुछ किया जो अब सामने आ रहा है, और दूसरों को चोर कहते रहे और ख़ुद तो बहुत बड़े डाकू, पता नहीं क्या कुछ निकले। उसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जिनको आजकल बड़ा निशाना बनाया जा रहा है, मैं मिसाल इदारों की बात कर रहा हूँ, वो तो बड़े मंजूर नज़र थे, उनकी तो हर स्पीच में खान साहब तारीफ़ें किया करते थे, और उनको उजागर करने वाले और ये सबको बावर कराने वाले पूरी कौम को कि जी ये देखें, ये हमारे साथ हैं, और यही सारे करता धरता है, यही पूरी दुनिया में जाके हमारे लिए बात करते हैं, ये किसने किया था? और आज वो इदारे, जाहिर है हमारे मुल्क के उसमें पॉलिटिक्स में इन इदारों का एक अहम रोल रहा है वो, और ये भी हकीकत है कि किसी को पसंद नापसंद, किसी को लाडला बना लेना, लेकिन इन इदारों का सबसे अहम अपना मुल्क है, पाकिस्तान है। जब वो देखते हैं कि कोई अपना लाया हुआ लाडला RTS हो, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कर दिया, केसेस हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब से हमारे इख्तलाफात लाख सही, लेकिन उनको जिस केस में सजा दी गई है वो गलत केस था। बाद में जिस तरह अदलिया का रवैया रहा, या ये पहला इलेक्शन है 18 का आदिल साहब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो काउंटिंग है बंद करा दी कि जी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग जीते हुए थे, मैं मिसाल सिंध की आपको दे देता हूं, बाकियों की बाद में देंगे, कि फहमीदा मिर्जा साहब कुछ हजार वोटों से जीती, लेकिन उसी काउंटिंग में जो उनके मद्दे मुकाबिल थे उनसे 3 गुना ज्यादा वोट उनके रिजेक्ट करके उनको जिता दिया गया। इसी तरह और सारी चीजों पे हुआ, तो ये भूल गए, और उस वक्त जो फैसले आते थे, अब इन्होंने कहा, अब ये जो हुआ, जिस नफरत की सियासत का बीज बोया गया, जो बदतमीजी की सियासत जहां पे सबको सिखाई गई, जिसका आपने देख लिया शाखसाना 9 मई को क्या हुआ। और वो जो मुझे तो बड़ा तरस आता है उन खवातीन पे, उन लोगों पे जो इनके इन मंसूबा साज जो किरदार रहे, जिन्होंने उन लोगों को उकसाया
वो तो एक मॉब था, मॉब मेंटेलिटी होती है, हल्ला शेरी। तो असल गलती किसकी है शाह साहब? लेकिन वो लेके सर उन मंसूबा साजों की, ये जो खान साहब खुद हैं, जिनके इनके दोस्तों ने कहा कि वो जी खुद उकसाते थे। अब आप सुने ना, एक वाहिद बंदा सिर्फ अपनी जात पे, जिस तरह अभी मेरे भाई बता रहे थे कि अगर नो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो नेशनल असेंबली को तोड़ रहे हैं। राइट, खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ दी। जी, दूसरों को कहा कि जेल भरो, तहरीक करा दो, और खुद अगर कोई गिरफ्तार करने आए तो पेट्रोल बम से हमला कर दें। ये लोगों को उकसाना, उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। वो कैसे से बरी उल्ज़मा हो सकते हैं कि उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं। ठीक है जी, आमिर इलियास राणा साहब, वो कहते हैं ना, पप्पू यार तंग ना कर, पास कर महफिल को बेरंग न कर। नहीं, पास कर या बर्दाश्त कर। अजहर सिद्दीक साहब को अगर जवाब हो तो देना चाहिए। मेरी किसके साथ लॉयल्टी है? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसको पसंद करता हूँ ये मेरी मर्जी है। ये किसके कहने पे केस करते हैं, किसके कहने पे कहते हैं ट्वीट सोशल मीडिया टीम ने कर दिया, ये वजाहत इन्होंने देनी है, मैंने नहीं देनी। मुझे इस पे नहीं बात करनी। अभी आज वो 190 बिलियन पाउंड का सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न फैसला भी जारी कर दिया, और उन्होंने कहा है कि ये टोपी घुमाई गई है पैसों की। और ये जो कैसे कह रहे हैं कि जी वो जो आप भी बात कर रहे हैं, ज़राए से खबर चली है, भाई प्राइम मिनिस्टर और शहजाद अकबर, ये दोनों की कनाइवेंस थी। कैबिनेट के 4 मेंबर्स ने उस वक्त भी कहा और नैब में भी कहा कि हमने ये सवाल उठाया और हमें कहा चुप कर जाए। और शहजाद अकबर का हवाला भी देते हैं वो वजीर के, उन्होंने कहा बस ये बंद लिफाफे में मुआहिदा बंद, और मिनट्स जारी किए गए जिसमें लिखा गया था कि ये खुफिया मुआहिदा। भाई कैबिनेट से आप पास करा रहे हैं। बट आप तो काफी अरसे से ये कवर कर रहे हैं, पीएम ऑफिस भी और वैसे भी गवर्नेंस के मामले को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। मुझे ये बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर कैन गेट अवे विद कि मेरे, क्योंकि मेरी कैबिनेट ने किया तो मेरे नहीं, जब कैबिनेट मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने ये सवाल उठाया, और ये बात उस वक्त से वो कह रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि हुकूमत चली गई है तो वो बोल रहे हैं। वो लोग फैसल वाबडा हैं, श्री मजारी हैं, इन लोगों ने बताया, फिर नैब में भी जाके इन्होंने बयान दिए हैं। सारे शेख रशीद ने कहा कि हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा ये खुफिया। भाई पाकिस्तान की कैबिनेट से क्या खुफिया है? जब आप एक पैसे को, इख्तियार का इस्तेमाल गलत होना है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछे बगैर उसके अकाउंट में पैसे डाले गए। ये रिटर्न फैसला है, अभी आज जारी हुआ है। और 10 लाख रुपए सिंध यूरोलॉजी को पैसे दें, 10 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट को दें, क्योंकि आपने उनसे सर्वे करवाने के पैसे खर्च किए हैं, सारे उस डेवलपर पे पैसे जुर्माने। ये जो अभी, क्योंकि आपने जजमेंट देख लिया, मैंने नहीं देखी, वो फैसला है, लेकिन बात यह है कि वजीर आजम अपने आप को काबीना के नाम पर अलग नहीं कर सकते। ये मेरी नजर में उनके ऊपर इल्जाम ये है कि आपने कनाइवेंस की एक पैसे को छुपाने में। बिल्कुल, वो तो वाजे है चीज़ें, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मेरिट में नहीं गई। उन्होंने कहा नैब इस मामले में कॉग्निजेंस ले चुकी है, वो जाने और उसके काम। लेकिन एक ही बात है, जब तक पीटीआई अपनी तर्ज सियासत तब्दील नहीं करेगी और रियासती इदारों के पॉलिटिकल एरिना में स्पेस क्रिएट नहीं होगी, वही बात है, उनकी चांसेस कम है। और अजहर भाई को ये समझाना चाहिए, वो पीटीआई के हमदर्द हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो तो मजीद आग में जो है वो तेल। खत्म हो गया। थैंक यू सो मच हसनात मलिक साहब, आमिर इलियास राणा साहब, नासिर हुसैन शाह साहब। सर 30 सेकंड अजहर साहब जरा जल्दी प्लीज, क्योंकि मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है। बिल्कुल, यासर के साथ कोई लड़ाई नहीं ले रहा। जो 9 मई के साथ जो हुआ वो उसका अपना सजा देनी चाहिए। डॉक्टर अपना अनवर सजाद ने बड़ी जबरदस्त की है, सफाई ने सिर्फ वाले जुर्म है। मैं आमिर भाई की बात में और कुछ नहीं करूंगा, पूरा केस इनका डिफेंड उसी को करते रहे। ठीक है, एक आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं वक्त खत्म हो गया अपना। अजहर सिद्दीक साहब, मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उन पर जरा बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। गुज़िश्ता रोज बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद और 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता है, जो 26 नवंबर को अफगान शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। याद रहे कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और तालिबान टेक ओवर के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसमें सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
साल 2022 से अब तक 16 खुदकुश बमबारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से साबित हो चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी अफगान ओरिजिन के दहशतगर्द मुलव्वस पाए गए हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाने, स्मगलिंग की रोकथाम और पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को रजाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद तकरीबन 2.25 लाख के लगभग अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। तहम ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें बाद अफगान बाशिंदे एक बॉर्डर से चले जाते हैं और दूसरे से वापस आ जाते हैं। क्योंकि अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर अरसा दराज से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए ये पाकिस्तान में तकरीबन हर तरह के कारोबार के साथ वाबस्ता रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में गैर कानूनी अफगान पाकिस्तानी मालकान के ज़ेरे सरपरस्ती काम करते रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर यह सिलसिला जारी है। इसके अलावा गैर कानूनी अफगान अनासर मीडिया और सियासी पार्टियों में पैसा डालकर मुख्तलिफ तरीकों से जाली बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए इन गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को बिला जवाज तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक मनगढ़ंत सियासी और लसानी बुनियाद पर बयानियां बनाकर लोगों को इस संजीदा नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी कानून के कटरे में लाना होगा और इनको अवाम के सामने एक्सपोज करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और हर शहरी की जानो माल बाकी किसी भी चीज़ से मुकद्दम है। इसके साथ हुकूमत को गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने वाले के गिर्द कानूनी कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है, ताकि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला मुकम्मल हो सके। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।